नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। बच्चों, हम लोग लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं और तमाम सारा वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप वीडियो के सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे ये है कक्षा 10 का विज्ञान का एक अध्याय जिसका नाम है विद्युत। और विद्युत में मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ कि आवेश क्या होता है ना, और विद्युत धारा क्या होती है। यदि आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर चले जाएंगे और वीडियो के सेक्शन में आप जब देखेंगे है ना, तो वीडियो के सेक्शन में कहीं ना कहीं आपको विद्युत नामक पाठ नज़र आ जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपकी जानकारी बहुत ही विस्तृत होगी, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपकी जानकारी चली आएगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर। यानी हम लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव क्या होता है, और हम लोग फिर पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में कि विभवांतर क्या होता है ना, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है, इसका यूज क्या है, इसके बिना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको पढ़ाने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, इनका बोलना ये है कि इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं, ठीक है, जब विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, जब विभवांतर उत्पन्न होता है तभी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आइए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस स्लाइड में आता हूँ और देखिए समझिएगा। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए बात यह है ना बच्चों, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई चालक तार है ना, कोई चालक है, ठीक है, और वो धातु का तार है। मान लेते हैं कोई चालक है और धातु का तार है। तो ये चालक है और धातु का तार है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इस तरीके से चालक है ना, और ये चालक जो है धातु का तार है, और इसी से हमने यहाँ पर इस तरीके से बल्ब लगा करके रखा है। ऐसे बल्ब को दिखाया जाता है फिजिक्स में, विज्ञान की भाषा में। ठीक है, तो अब ये देखिए बल्ब जो है ना, ये जल नहीं रहा है। अब ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि जो इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, ये इस तरीके से आगे चल नहीं रहे हैं और चल करके बल्ब तक नहीं पहुंच रहे हैं। और जैसे ही ये चालक तार के इलेक्ट्रॉन चल करके बल्ब तक पहुंच जाएंगे, ये बल्ब तुरंत ही प्रदीप्तमान हो जाएगा, यानी क्या होगा, जलने लगेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को पहुँचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताइए, सेल लगाएंगे बच्चों, है ना। इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए हम यहाँ पर सेल लगाते हैं। तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, जो निगेटिव होता है उसको छोटा दिखाते हैं। तो ये सेल हमने लगा दिया, और सेल जैसे ही हमने लगा दिया, तो सेल जैसे ही लगाया तो सेल ने क्या किया, उत्पन्न कर दिया विभवांतर। ठीक है, सेल लगा देने पे सेल तुरंत उत्पन्न कर दिया विभवांतर, विभव में अंतर उत्पन्न कर दिया, है ना। और जैसे ही विभवांतर उत्पन्न कर दिया, विभवांतर उत्पन्न होने से हुआ ये कि जो ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे, इलेक्ट्रॉन इस दिशा की तरफ जाने लगे, है ना, इस दिशा की तरफ जाने लगे, मतलब इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे। और जैसे ही चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर के इस बल्ब तक पहुँचते हैं, तो इस बल्ब में क्या होता है बताइए, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, मतलब ये बल्ब जगमगाने लगता है, मतलब बल्ब जलने लगता है। तो ये जो होता है ये विभवांतर होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वैद्युत दाबांतर होना जरूर चाहिए। ठीक है, और उसी वैद्युत दाबांतर को हम विभवांतर कहते हैं। अगर विभवांतर है तभी इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या होगा कि बल्ब जलेगा, और विभवांतर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे। अब देखिए इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि दो टंकी है, एक टंकी ये है, ठीक है, एक टंकी ये है और एक टंकी ये है। ठीक है, ये दो टंकी है और इसको किसी क्षैतिज तल पे इस तरीके से रख दिया गया है। चलिए मैंने ऐसे बना दिया कि ये क्षैतिज तल पे हम क्या कर रहे हैं, इस टंकी को रख दे रहे हैं। अब ये टंकी नंबर जो है वो ए है और ये टंकी क्या है, बी है। अब हम क्या करें, इन टंकी में क्या करें, पाइप लगा दें। ठीक है, इस टंकी में इस तरीके से पाइप लगा दें। ये हमने इस तरीके से क्या किया, पाइप लगा दिया, टंकी में पाइप लगा दिया। और टंकियों में हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। चलिए हम पानी भर देते हैं दूसरे कलर से। मान लीजिए कि ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए किस टंकी का पानी किस में जाएगा, क्या ए वाला पानी बी में जाएगा, ठीक है, क्या ए टंकी वाला पानी बी में जाएगा या बी टंकी वाला पानी ए में जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि ना ए का पानी बी में जाएगा ना बी का पानी ए में आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसके बीच में हम देखेंगे कोई दाबांतर ही नहीं है। क्या नहीं बताइए, दाबांतर, कोई दाबांतर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
कोई दाबांतर नहीं है, इस वजह से ना तो ए का पानी बी में जाएगा ना तो बी का पानी ए में आएगा। अब यहाँ पर हम एक दाबांतर उत्पन्न कर देंगे, ठीक है, और जब दाबांतर उत्पन्न हो जाएगा बच्चों तो ए का पानी या तो बी में जाने लगेगा या बी का पानी ए में जाने लगेगा। अब ये दाबांतर हम कैसे उत्पन्न करेंगे, जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं। चलिए, तो दाबांतर उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, दाबांतर उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टंकी को ऊंचाई पर रख देंगे, ठीक है, ऊंचाई पर रख देंगे। एक टंकी ये जो है ये टंकी एक ऊंचाई पर हो गई और एक टंकी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे रख देंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, एक टंकी को नीचे रख दिया। अब इस तरीके से करने के बाद अगर हम अब इस टंकी दोनों टंकियों को पाइप से जोड़ दें, ठीक है, इस तरीके से हम पाइप लगा दें दोनों टंकियों में। अब बताइए किस टंकी का पानी किस टंकी में जाएगा। तो अगर ये ए टंकी है, ठीक है, और ये टंकी नंबर बी है, तो आप कहें कि सर ए टंकी का जो पानी है, ठीक है, ए टंकी का जो पानी है वो ए टंकी का पानी जाने लगेगा बी वाले टंकी में। बिल्कुल जाएगा भाई। क्यों जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि हमने क्या किया बताइए, यहाँ पर ऊंचाइयों में अंतर कर दिया है। क्या कर दिया बताइए, ऊंचाइयों में अंतर कर दिया है। और ऊंचाइयों में अंतर करते ही बच्चों क्या हो जाता है, दाबांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, दाबांतर उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही दाबांतर उत्पन्न हो जाएगा तो इस ए टंकी का जो पानी है ना वो बी टंकी की तरफ क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। यानी देखिए किसी चीज़ को प्रवाहित करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, दाबांतर की ज़रूरत है, ठीक है, दाबांतर की ज़रूरत है। ऐसे ही हमने देखा कि जो हमारे पास चालक तार था, ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास चालक तार था, ठीक है, जो चालक तार था इस तार में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे, प्रवाहित हो ही नहीं रहे। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हम देखे थे कि यहाँ पर दाबांतर नहीं था तो पानी प्रवाहित नहीं हो रहा था, ना तो इसमें का इसमें आ रहा था, ना तो इसमें का इसमें जा रहा था। और जैसे हमने ऊंचाइयों को क्या किया, ऊंचाई में अंतर किया तो ये पानी इसमें से इसमें आने लगा, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तार में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे। अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चल रहे हैं, इसलिए नहीं चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई अंतर ही नहीं है, कोई वैद्युत अंतर नहीं है, ठीक है, कोई वैद्युत विभवांतर नहीं है या कोई विभवांतर नहीं है या कोई वैद्युत दाबांतर नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे हैं। तो वैद्युत दाबांतर नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे और जब तक इलेक्ट्रॉन चल करके इस बल्ब में नहीं जाएंगे तब तक ये बल्ब जो होगा ये प्रकाशित नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एक युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जिसको सेल कहा जाता है, ठीक है। इस सेल, देखिए यहाँ पर मैंने सेल लगा रखा है, इस सेल के माध्यम से हमने क्या किया, जैसे हमने सेल लगाया इसमें तो सेल को लगाते ही ये यहाँ पर क्या हो गया बताइए, सेल को लगाते ही जो चालक तार है ना यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो गया, इस चालक तार में विभवांतर उत्पन्न हो गया, मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे। जैसे यहाँ पर देखे थे आप कि ऊंचाइयों में अंतर हो जा रहा था, ऊंचाइयों में अंतर होने की वजह से पानी बहने लग रहा था, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो जा रहा है। और विभवांतर उत्पन्न होते ही क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होने लगेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो मतलब ये विभवांतर का इंपॉर्टेंस से महत्व है। अगर विभवांतर रहेगा तभी जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों जो है विभवांतर कार्य करता है। अब चलिए मैं कुछ चीज़ों को और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आखिर बल्ब जल कैसे जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि बल्ब जल कैसे जाता है। ये देखिए बल्ब जलता है कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगर ये बल्ब है ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर बल्ब है तो इस बल्ब में गैसें भरी जाती हैं, है ना। क्या भरी जाती हैं बताइए, गैसें भरी जाती हैं, ठीक है, गैसें भरी जाती हैं। अब गैसों के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये मान लीजिए कि हमने बना दिया इस तरीके से कि ये क्या है, ये जो है चालक तार है। तो ये बल्ब है, बल्ब में गैसें भरी गई हैं, गैसों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब विद्युत धारा विभवांतर के कारण इसमें प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, तो अब ये होता है कि जब विद्युत धारा जाती है तो इन गैसों के इलेक्ट्रॉन से टकराती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस कोष में घूम रहे होते हैं, है ना, उस कोष को छोड़ करके दूसरे कोष में जम कर जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे उनको ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी कक्षा छोड़ के दूसरे कक्षा में चले जाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं ना तो वो ऊष्मा त्यागते हैं, ठीक है। वही ऊष्मा हमें बाहर प्रकाश के रूप में मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कि बल्ब जल गया या लाइट जल गई, है ना। तो ये प्रकाश इस तरीके से हमें कुछ मिलता है। तो मैंने इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो ये है एक व्यवहारिक ज्ञान की विभवांतर क्या होता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि विभवांतर की परिभाषा क्या है। मैंने आपको बता ही दिया है कि विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तभी होंगे जब विभवांतर उत्पन्न होगा तब। और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कब होंगे, जब विभवांतर होगा। तो विभवांतर आएगा कैसे, सेल को लगाने से। तो या तो हम सेल को लगा देंगे या सेल को ना लगा करके हम बहुत सारी बैटरियों को बहुत सारे सेलों को जोड़ करके क्या बना देंगे, बता दीजिए, बैटरी बना देंगे, है ना। तो बैटरी को लगा करके विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं या सेल को लगा करके हम क्या कर सकते हैं, विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। अब आइए जो परिभाषा किताब में दिया हुआ है विभवांतर की, उस परिभाषा को समझ लेते हैं कि विभवांतर की क्या परिभाषा है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है कि विभवांतर क्या है। चलिए देखिए, अब परिभाषा दिया है ना विभवांतर की बुक के अंदर कि किसी बिंदु आवेश को, ठीक है, किसी बिंदु, चलिए मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच,
ठीक है। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है कि बोल ये रहा है कि किसी बिंदु आवेश को, मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, किसी आवेश को या बिंदु आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यही बोला जा रहा है कि जो विभवांतर होता है वो किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है, मतलब कार्य, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आइए समझ लेते हैं हम लोग इस तरीके से। देखिए कि बुक के अंदर क्या बोल रहा है, इसकी परिभाषा बोल रहा है कि जो विभवांतर होता है, ठीक है, जिसे हम भी से लिखते हैं, है ना, तो वो जो भी होता है वो बराबर होता है किया गया कार्य यानी W के और आवेश के। तो आवेश का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर Q लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए बोल ही रहा था, आवेश के बारे में बात कर रहा था, तो ये वही आवेश है जो यहाँ पर नीचे आ चुका है ना। और कार्य के बारे में बात कर रहा है कि किया गया, ले जाने पर किया गया कार्य, तो ये कार्य के लिए यहाँ पर W आ गया है। और विभवांतर की बात करें तो विभवांतर के लिए यहाँ पर B आ गया है। मतलब किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाएंगे तो ले जाने में जो कार्य होगा वही विभवांतर है, ठीक है। तो आवेश को ले जा रहे हैं तो आवेश देखिए नीचे आ गया Q, और जो कार्य हो रहा है वो कार्य कहाँ आ गया, W ऊपर आ गया। जो विभवांतर है वो क्या है बताइए, V है, ठीक है। तो इससे हमको एक सूत्र मिल सकता है इस तरीके से कि V = W/Q। इसी को ऐसे भी बुक में लिखा दिया हुआ है, कैसे, V/Q। तो चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, बात एक ही है। अब कुछ चीज़ों के यहाँ पर समझना है कि जो विभवांतर है वो एक प्रकार की भौतिक राशि है, और भौतिक राशि के मात्रक होते हैं। तो इसके मात्रक क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो विभवांतर है ना, जो विभवांतर है इस विभवांतर का जो SI मात्रक है, ठीक है, SI मात्रक है वो है वोल्ट। क्या बताइए, वोल्ट है। और इस वोल्ट को हम V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस जो नाम रखा गया है, ये वोल्ट, ये नाम रखा गया है एक भौतिक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अलेसांद्रो, ठीक है, अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है, वोल्टा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलेसांद्रो वोल्टा। इसी के नाम पर जो है विभवांतर का मात्रक वोल्ट रखा गया है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझ लिए हैं। अब आइए देखते हैं बुक में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बोल रहा है अपने बुक में। देखिए बुक में ये बोल रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया कि विभवांतर क्या है, ये समझ गए हम लोग, ठीक है। ये इस फार्मूले को भी हम लोग देख लिए कि क्या होता है। अभी देखिए बोल रहा है कि SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, और जो वोल्टा अलेसांद्रो वोल्टा है उसी के नाम पर ये वोल्ट रखा गया था। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का होता है। मतलब क्या है, चलिए समझ लेते हैं इसको। देखिए मतलब बोल ये रहे हैं कि अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आवेश जो है वो 1 कूलाम है। आवेश कितना है, 1 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं कि आवेश है 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम आवेश है ना। और 1 कूलाम आवेश के बाद क्या बता रहे हैं कि जो कार्य किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 1 जूल किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कार्य कितना किया जा रहा है, 1 जूल किया जा रहा है। तो अगर आवेश 1 कूलाम हो और कार्य भी 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है, 1 वोल्ट का होता है। अब इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग देखे थे कि किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, वह क्या होता है, वही विभवांतर कहलाता है। तो इन्होंने बताया है कि जो आवेश है, बिंदु आवेश है, वो 1 कूलाम का होना चाहिए। जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो वो बिंदु आवेश आपका 1 कूलाम का होना चाहिए, और जो उस टाइम पे किया गया कार्य हो रहा है ना, वो कार्य होना चाहिए 1 जूल के बराबर। तब जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा बताइए, 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। मतलब
किसी एक कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में यदि हम 1 जूल का कार्य करते हैं तो वहाँ पर विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। इनके कहने का मतलब क्या था? इनके कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से कि जो आवेश था वो कितना था, 1 कूलाम। तो इन्होंने इस तरीके से लिखा कि आवेश जो है वो 1 कूलाम है, ठीक है। और कार्य कितना किया जा रहा है बताइए, 1 जूल किया जा रहा है। तो इन्होंने लिखा कि इस तरीके से कार्य 1 जूल हो रहा है। तो 1 कूलाम आवेश को अगर हम 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा बताइए, 1 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है, 1 वोल्ट के बराबर होगा। इन्होंने इसी चीज़ को बताया है। अब इस चीज़ को हमें याद रखना है, ठीक है, कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1 जूल और बटे 1 कूलाम के बराबर होता है ना। तो ये चीज़ हमको क्या करना है, लर्न करना है, याद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना है, जैसे हम लोग वहाँ पे भी पढ़े थे, ठीक है, पहले लेक्चर में, कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यूज किया जाता था, ठीक है। एक उपकरण है, एक युक्ति है विद्युत धारा को मापने के लिए। ऐसे ही जो विभवांतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि जो विभवांतर होता है बच्चों, इसको मापने के लिए एक युक्ति प्रयोग में लाते हैं। उस युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। कि क्या कहते हैं बताइए, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर कहते हैं। और मैंने आपको क्या समझाया था उस टाइम पे ये समझाया था कि जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है, और विद्युत धारा को मापता है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर है ना, इस वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में लगाते हैं। और इसी समांतर क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है, अपने परिपथ के अंदर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। और दूसरा चीज़ है, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम। तो चाहे हम ये कह लें कि पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं यानी पार्श्व क्रम में लगाते हैं, या कह लें समांतर क्रम में लगाते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको समझ में आया होगा कि विभवांतर क्या होता है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और विभवांतर को मापने के लिए क्या है, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वोल्ट मीटर को हम परिपथ में समांतर क्रम में लगा रहे हैं, और समांतर क्रम को हम क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि विभवांतर क्या है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। चलिए देखते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ना है विद्युत परिपथ आरेख। अब विद्युत परिपथ आरेख में आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये चीज़ें क्या है, आइए समझ लेते हैं। अब देखिए, इन चीज़ों में आपको ध्यान ये रखना है कि जो सेल होता है उस सेल को हम इस तरीके से दिखाते हैं। सेल में क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और धारा पॉजिटिव से होती हुई निगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, निगेटिव वाले को थोड़ा सा छोटा दिखाते हैं। तो ये हो गया सेल के बारे में। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि जब तमाम सारे सेलों को परस्पर संयुक्त कर दिया जाता है, परस्पर संयोजित कर दिया जाता है, तो वो संयोजन जो होता है सेलों का, वो बैटरी बनाता है। तो बैटरी कैसे बनेगा, बैटरी अगर बनाना है तो तमाम सारे सेलों को हम क्या करेंगे, परस्पर संयोजित कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बैटरी बन जाएगा। अब देखिए, ये जो है ये दिखाता है, ये जो प्रतीक बनाया गया, ये प्रतीक दिखाता है कुंजी को, ठीक है। और इस टाइम पे क्या है, अगर इसके अंदर बिंदी नहीं है तो ये कुंजी खुली हुई है ना, कुंजी क्या बताइए, खुली हुई है। लेकिन इस तरीके से बना करके अगर हम क्या करें, यहाँ पर बिंदी लगा दें तो ये कुंजी क्या है, बंद है, ठीक है। अब ये क्या है, तार की संधि को दिखाता है कि मतलब यहाँ पर तार को जोड़ा जा रहा है। ये क्या दिखाता है, संधि के बिना संधि के ही तार क्रॉसिंग दिखाता है। तो आपको याद रखना है कि तार की संधि को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कुंजी बंद हो तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कुंजी खुली हो तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, सेल हो तो ऐसे बनाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा सेलों को परस्पर संयोजित कर दिया जाता है तो बैटरी बन जाती है, बैटरी को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और अभी हम आपको बहुत देर से बना के दिखा रहे थे कि जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब है, इस बल्ब को कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिल के आकार का बना देते हैं। तो ये बल्ब है, तो बल्ब को ऐसे बनाते हैं। प्रतिरोध को इस तरीके से बनाते हैं, ये प्रतिरोध है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और धारा नियंत्रक को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये याद रखना है कि ये धारा नियंत्रक है। और ए मीटर को ऐसे बनाते हैं जो विद्युत धारा के पाठ्यांक को बताता है, विद्युत धारा के मान को बताता है। जबकि वोल्ट मीटर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ये सभी आपको क्या करना है, प्रतीक याद रखना है अपने माइंड में कि ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। अब आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है ओम का नियम, ठीक है। और बहुत ही फेमस टॉपिक है और यहाँ से सवाल परीक्षा में बनते हैं, ठीक है, सवाल भी बनते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ओम का नियम पूछा भी जाता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि ओम का नियम क्या होता है। चलिए, तो ओम के नियम को समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या लिख रहा हूँ मैं।
दरअसल बच्चों हुआ ये था कि जो ओम थे ना, ये क्या किए थे, विभवांतर और धारा के बीच के संबंध को पता लगाए थे। मतलब ओम ने विभवांतर के बीच, विभवांतर, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, हाँ, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर और जो वैद्युत धारा होती है, ठीक है, वैद्युत धारा, विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच में क्या संबंध है, इसी के बारे में जानकारी दिया था ओम ने। तो उसको आगे चल करके कहा गया ओम का नियम। ठीक है, चलिए अभी चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या नियम दिया था। तो मैं लिखता हूँ, देखिएगा इन्होंने क्या नियम दिया था, समझिएगा इस चीज़ को। तो इन्होंने जो नियम दिया था वो नियम इनका कुछ इस तरीके से था। इन्होंने कहा था कि यदि, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए, यदि किसी चालक तार, ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ठीक है, कि भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, जैसे ताप और दाब, जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए में कोई परिवर्तन न किया जाए, ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए, तब क्या होगा। अब आगे इन्होंने बताया, तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली, ठीक है, उसमें मतलब उस चालक तार में, ठीक है, उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब है विद्युत और इसका मतलब है धारा, ठीक है, विद्युत धारा के समानुपाती अथवा अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं यहाँ पर समानुपाती ही लिख देता हूँ, समानुपाती होता है। तो बच्चों ये जो है यही ओम का नियम है। किसका नियम है बताइए, ओम का नियम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या है, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम है। तो ये नियम आपको याद रखना है। अब आपको लग रहा होगा कि तो बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत ही बड़ा है। बड़ा नहीं बच्चों, आपका जो एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, उसमें जितना ज़्यादा लिखते हैं उतने अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, और लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है, ये ओम का नियम है। अब आइए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, ओम ने क्या कहा था। उन्होंने कहा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब जो चालक तार की भौतिक अवस्था है उसका ताप और उसका दाब, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए, तो उस चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, ठीक है। अब जो इसमें काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो उत्पन्न विभवांतर होता है, ठीक है, जो उत्पन्न विभवांतर है ना, जो उत्पन्न विभवांतर है उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, ये विद्युत धारा है, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है अथवा अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तीन ही की हमारे काम के हैं, एक तो विभवांतर, एक तो विद्युत धारा और एक समानुपाती। इसी से हम लोग ओम के नियम का सूत्र निकाल लेंगे। लेकिन ये पूरा आपको झमेला याद करना पड़ेगा कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और इसका सूत्र निकालने के लिए, ओम के नियम का सूत्र निकालने के लिए हमें ये तीन की पता होना चाहिए कि एक विभवांतर है और एक विद्युत धारा है। मैंने शुरू में ही बताया था कि ओम ने क्या किया था, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को पता लगाया था कि उनके बीच में संबंध क्या है। तो विभवांतर और विद्युत धारा समानुपाती होती है, ठीक है। अब चलिए जो है इसका हम लोग गणितीय व्याख्या देख लेते हैं, सूत्र निकाल लेते हैं। तो इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने समझाया ना कि यदि उसकी भौतिक अवस्था में कोई छेड़छाड़ ना करें, तो उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा, यानी विभवांतर का मतलब भी, जो विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा। ये समानुपाती का चिन्ह है, उसमें बहने वाली धारा के, उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। अब समानुपाती अनुक्रमानुपाती क्या होता है, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे देखिए क्या है, जैसे आप बाइक पर बैठ गए और बाइक का एक्सीलेटर आप थोड़ा सा ज़्यादा घुमा रहे हैं, तो ज़्यादा घुमाने से बाइक ज़्यादा भागेगी, मतलब ज़्यादा तेज़ भागेगी। तो ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती है, मतलब जितना ज़्यादा घुमा रहे उतनी तेज़ भाग रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा आप काम करेंगे, तो ये समानुपाती है। लेकिन अगर क्या हो, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, आप काम कम कर रहे हैं, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, समझ गए ना। जैसे बाइक का एक्सीलेटर आप थोड़ा तेज़ी से घुमा रहे हैं,
ठीक है, लेकिन बाइक धीरे धीरे चल रही है अभी, तो वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती का मतलब ये होता है कि समान होगा। समान होने का मतलब ये है कि समान अनुपात में वहाँ पर काम होगा। जैसे आपके पास ज़्यादा ऊर्जा है तो ज़्यादा काम होगा, तो ये समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। लेकिन अगर ज़्यादा ऊर्जा है, काम कम हो रहा है, तो क्या बताइए, वो व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया था कि जो विभवांतर है और जो विद्युत धारा है, ठीक है, ये क्या है, समानुपाती है एक दूसरे के। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा किसी चालक तार में, उतना ही ज़्यादा विद्युत धारा उस चालक तार में प्रवाहित होगी। मतलब जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा बताइए, विभवांतर होगा। तो इन्होंने यही बताया था। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए होता ये है फिजिक्स में कि ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाया जाता है और हटा करके बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो जब हटा करके बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो इनके बीच में एक नियतांक आ जाता है। क्या आ जाता है बताइए, एक नियतांक आ जाता है। ठीक है, तो वो नियतांक आ जाएगा और उस नियतांक को यहाँ पर आर से लिखा जाएगा। ठीक है, ओम के नियम में उस नियतांक को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बनेगा, बी इक्वल टू, और मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि जब जैसे इसको हटाएंगे बराबर का चिन्ह आएगा तो एक नियतांक लाना पड़ेगा जिसको हम आर कहते हैं। तो ये आई तो ऐसे ही हो जाएगा और आर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस सूत्र हमको मिलेगा भी इक्वल टू आई और आर, और यही क्या है बताइए, ओम का नियम है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो भी है और जो आई है वो, और जो आर है वो क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आर के बारे में बात कर लेते हैं कि आर क्या है। जो आर है ना, उस चालक तार का प्रतिरोध है। ठीक है, उस चालक तार का क्या बताइए, प्रतिरोध है। उस चालक तार का जो आर है वो प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का भी मात्रक होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि विद्युत धारा का मात्रक है अपने पास, है ना, और फिर हमने देखा था कि विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, वोल्ट। ऐसे जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध का भी मात्रक होता है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है बताइए, ओम होता है। तो याद रखना है कि प्रतिरोध का जो मात्रक है, वो प्रतिरोध का मात्रक जो है वो क्या बताइए, ओम है। तो ये प्रतिरोध का मात्रक है ओम। और इसको ग्रीक भाषा में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। कैसे, ऐसे करके दिखा देंगे। ये एक सिंबल है, किसका सिंबल है, ओम का। ठीक है, तो ओम का सिंबल है और ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या था। थोड़ा सा चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। चलिए अब स्लाइड हम लोग बदलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं ओम के नियम में और आगे डिटेल से। चलिए देखिए, अब आगे ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया है ना कि क्या आएगा, भी इक्वल टू आई आर आएगा। तो यहाँ पर देखिए भी इक्वल टू आई और आर आ रहा है। मैंने बताया था कि ये चिन्ह हटाएंगे आप, ये वाला चिन्ह क्या है, समानुपाती। तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, वो नियतांक क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर लिख के दिया है। अब बोल रहा है कि जो आर होता है उसका एसआई मात्रक, यानी जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक क्या है, ओम है। और ओम को हम कैसे दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से निरूपित करते हैं। मतलब ऐसे करके, ऐसे ला करके ऐसे बना देना है। तो ये किसको दिखाएगा, ओम को दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और समझते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोल रखा है इस लाइन में कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्ट है और उससे 1 एम्पीयर की विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए स्लाइड बदलते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि यदि जो है किसी चालक तार के सिरों का बीच का जो विभवांतर है ना, जो किसी चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है, ठीक है, वो विभवांतर अगर 1 वोल्ट कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 1 वोल्ट कर दिया जाए, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो अगर चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कर दिया जाए और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस विद्युत धारा को अगर हम 1 एम्पीयर कर दें, कितने एम्पीयर कर दें बताइए, 1 एम्पीयर कर दें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा ना, जो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा जिसका एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है, वो प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम के बराबर होगा। यानी ऐसे दिखाएंगे और ऐसे दिखा देंगे कि वो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम। यानी चालक तार के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट अगर है और उसमें अगर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा बताइए, 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। इसको आपको याद रखना है। तो मतलब हमने क्या देखा था, हमने अभी देखा था कि एक सूत्र हम लोगों को मिला था। वो सूत्र क्या मिला था, V बराबर आई आर मिला था ना, V इक्वल टू आई और आर, ये मिला था। तो हम क्या करें, अगर आर को इधर ले आए तब क्या होगा, आर इधर देखिए बराबर की इधर आई के साथ गुणा कर रहा है, इधर लाएंगे तो भाग कर जाएगा। तो ये बन जाएगा V अपॉन आर और बराबर का चिन्ह है और इस तरफ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि आई इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, उलट दिए, बात तो सही है एकदम, बाकी सेम चीज़ें, इसको इधर ला दिए, इसको उधर ले गए, ठीक है, सेम चीज़ें। तो ये हमको सूत्र मिल गया, क्या मिल गया, आई इक्वल टू V अपॉन आर।
ये हमको एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पर इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि बाबू ऐसा है कि जो विभवांतर है ना उस चालक तार का, ठीक है, उसके सिरों का वो 1 वोल्ट है। मतलब इस भी की जगह क्या रखना है बताइए, 1 वोल्ट रखना है। तो बता रहे हैं कि 1 वोल्ट का विभवांतर है, और 1 वोल्ट का विभवांतर है तो यहाँ पर अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मतलब क्या होता है धारा, और अगर धारा प्रवाहित हो रही है कितने की, एक अगर धारा प्रवाहित हो रही है, चलिए देखिएगा, तो अगर धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर की, है ना, तो ऐसे में प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध होगा 1 ओम का। ठीक है, प्रतिरोध 1 ओम का होगा। अब इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 ओम हो गया बराबर यहाँ पर हो गया 1 वोल्ट का विभवांतर और नीचे 1 एम्पियर की धारा। मतलब अगर कोई चालक तार है और उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और उसमें अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है ओम के नियम में सब जानकारियाँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, परीक्षा में ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ओम के नियम को बहुत ही अच्छे से समझ लिया और मैंने आपको समझाया इस लेक्चर में कि विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम क्या है, विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, फिर ऐसे हम लोग धारा नियंत्रक के बारे में भी समझेंगे, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रतिरोधों के संयोजन में, जहाँ पर प्रतिरोधों को 2 तरीके से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। और उसी लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, और देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।